हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण की पद्धतियों पर चर्चा करेंगे। तो नामकरण के आधार बिंदु को ग्रहण करने के पश्चात 4 पद्धतियों का आश्रय लिया जाता है: वर्णानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, कालानुक्रम पद्धति और विधेयवादी पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति। इस पद्धति में साहित्य इतिहासकार कवियों का परिचयात्मक वर्णन उनके नामों के वर्णानुक्रम के अनुसार करता है। इस पद्धति में कबीर, केशव, केदारनाथ इत्यादि का वर्णन इसलिए एक साथ किया जाता है क्योंकि इनका नाम क वर्ण से प्रारंभ होता है। भले ही ये कालक्रम की दृष्टि से भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल के रचनाकार हैं, फिर भी वर्णानुक्रम पद्धति में एक साथ रखे जाते हैं। गारसादत्त आसी, मौलवी करीमुद्दीन, शिव सिंह सेंगर इत्यादि साहित्य इतिहासकारों ने इसी पद्धति का अनुकरण किया है। ये वर्णानुक्रम पद्धति हो गई। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति क्या है? वैज्ञानिक पद्धति। इस पद्धति में इतिहास लेखक पूर्णतः निरपेक्ष तटस्थ रहकर तथ्यों का संकलन करता है और इसे क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत कर देता है। इसे क्रमबद्धता एवं तर्कपटुता अनिवार्य रूप में होती है। डॉक्टर नगेन तथा गणपति चंद्र गुप्त ने इस पद्धति को अपनाकर साहित्य इतिहास लेखन किया। कालक्रमानुसार पद्धति। इस पद्धति में कवियों का कालानुक्रम ऐतिहासिकता कालक्रमानुसार तिथियों से होता है। प्रायः रचनाकार की जन्मतिथि को ही आधार मानकर इतिहास में उनका क्रम निर्धारित किया जाता है। जॉर्ज गियर्सन एवं मिर्चबंदियों ने इस पद्धति का अनुसरण किया। विधेयवादी पद्धति। साहित्य के इतिहास में यह पद्धति सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हुई। इसे 3 बिंदुओं में समझा जा सकता है। विधेयवादी पद्धति। जाति, वातावरण, क्षण विशेष, हिंदी क्षेत्र में रहने वालों की संस्कृति, मनोभाव, युग, हिंदू शब्द 13-14वीं शताब्दी में आता है। इस पद्धति के अनुयायियों का तर्क है कि स्वाभाविक कालक्रम के अनुसार जाति, वातावरण एवं क्षण विशेष के आधार पर सामग्री विभक्त करना उचित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी और विश्वनाथ त्रिपाठी इत्यादि का इतिहास इसी पद्धति के अंतर्गत आता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य इतिहास लिखने की शुरुआत इस विधेयवादी पद्धति के अनुसार आचार्य शुक्ल ने किया। उन्होंने रचनाकारों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण तदयुगीन परिस्थितियों तथा वातावरण के अनुसार वे कहते हैं, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का समुचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के आधार पर होती है। अतः कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन भी साथ साथ आवश्यक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि काल विभाजन एवं नामकरण के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर होना चाहिए। दूसरा, कालों का नामकरण यथासंभव मूल चेतना प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर रखकर करना चाहिए। युगों का सीमांकन प्रवृत्तियों के आरंभ एवं समापन के अनुसार होना चाहिए। काल की मूल प्रवृत्तियों का निर्धारण प्रमुख ग्रंथों के आधार पर होना चाहिए। इस प्रकार आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास लेखन की सूक्ष्म एवं नवीनतम प्रणाली को लेकर हिंदी साहित्य का प्रथम वास्तविक इतिहास रचा। एक इतिहास लेखक के रूप में शुक्ल जी निर्विवाद रूप से सर्वोपरि हैं, किंतु कहीं कहीं उनका आलोचक रूप प्रखर हो जाता है। उस समय वे तटस्थ नहीं रह पाते, जैसे तुलसी के प्रति उनका मोह और कबीर के प्रति अन्याय करवा गया है।
आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के पश्चात हिंदी में पर्याप्त अनुसंधान हुए, किंतु अधिकांश इतिहास लेखकों ने शुक्ल जी के ग्रंथ के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास का सम्यक विवेचन किया। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों की प्रवृत्ति को समेटने पर हिंदी के प्रारंभिक कालखंड का नाम आदिकाल ही सर्वमान्य रूप से स्वीकार कर लिया जाता है। हिंदी साहित्य इतिहासकार एवं इतिहास ग्रंथ, ये हम आगे के टॉपिक में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, आपका दिन शुभ हो और अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। कुछ कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। धन्यवाद।